हेलो माय ऑल फ्रेंड्स। तो आज ये चालू होने वाला है वीडियो नंबर एक्सीलरेट का थर्ड है शायद, हाँ एक्सीलरेट का थर्ड ये वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर थर्ड को ऑल्सो। ठीक है, तो आज हम चैप्टर थर्ड देखेंगे जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो शुरुआत करेंगे, कुछ अर्लियर अटेम्प्ट्स हुए थे क्लासिफाई करने के लिए एलिमेंट्स को, उससे हम शुरुआत करेंगे। तो मैं पहले से आपको बता दूं कि 15 मिनट तक हम बेसिक बातें करेंगे जो कि सीबीएसई 2020 ने उड़ा के रख दी है। ठीक है, उड़ा के रख दिए, और उसके बाद तो हमारा चलेगा ही जैसा हमारा चलता है, नॉर्मल चलता है वैसे ही करें। ओके, तो एक था यार प्राउट का हाइपोथेसिस। क्या था? प्राउट का हाइपोथेसिस। यार इसका मतलब नहीं समझ में आता बहुत लोगों को। एक प्राउट एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसके द्वारा वो कहते हैं कि 1815 में उन्होंने एक बात कही, छोटी सी बात कही, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन है वो एक फंडामेंटल यूनिट है हर एलिमेंट का। हालांकि ये बात कितनी सच है कितनी गलत है वो चीज तो आज तक हम लोग नहीं पता कर पाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी। क्यों? क्योंकि यार अगर आप देखो किसी भी एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसका 1 से ज्यादा ही होगा, 1 से कम नहीं होगा। इसलिए कहा था उन्होंने कि हाइड्रोजन क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। भैया रुक गया क्या? नहीं रुका। ओके, हाँ तो देखो हाइड्रोजन क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट। आपको बस ये याद रखना है, प्राउट का ये हाइपोथेसिस था। इसका अगर हम बात करें साइंटिफिक रीजन की तो बहुत लंबा पहुंच जाएंगे और वीडियो को यहीं छोड़ जाएंगे। तो डोबेराइनर के ट्राइड्स आए, फिर बाद में सबसे पहले प्राउट ने दिया, फिर डोबेराइनर साहब आए। डोबेराइनर साहब पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राई किया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। ठीक है, प्राउट ने क्या बताया? प्राउट ने बस यही तो बताया कि यार मुझे लगता है कि जो हाइड्रोजन है वो फंडामेंटल यूनिट होगा। किसका? एलिमेंट्स का। उन्होंने बस यही सोच के बताया। अब आए डोबेराइनर ट्राइड। तो डोबेराइनर साहब ने कहा यार ऐसा क्या कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ सेम सी लग रही हैं, किसी में अलग है, किसी के फिजिकल अलग है, किसी की केमिकल अलग है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जो जिनकी केमिकल सेम है उनको एक तरफ डाल दिया जाए, जिनकी फिजिकल सेम है। मतलब आप समझ रहे हो आई थिंक। हाँ, तो वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राई किया, किसको? जिन्होंने ट्राई किया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का एक ऑर्डर के अंदर। ये भी 1859 से 1829 की बात थी, फिक्स डेट नहीं पता। डोबेराइनर ने चूज किया पेयर ऑफ 3 एटम्स। ठीक है, 3 एटम्स का पेयर चूज किया। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसके बारे में क्लास 10th में आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हमने भी किया हुआ है, हमने भी किया हुआ है। एक छोटा सा वीडियो था 30 मिनट का आई थिंक, उसमें हमने ये पूरा चैप्टर खत्म किया था और इसका नाम था उधर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। नहीं, ये तो यहाँ है, उधर नाम यार ऐसा ही कुछ था, पीरियोडिक टेबल था, क्या था यार याद नहीं आ रहा। उधर भी हमने कुछ ट्रेंड्स देखे थे, उधर अलग चीज थी, यहाँ अलग है। ठीक है, इसे और उसे रिलेट मत कर देना। अच्छा, तो इनके द्वारा क्या था यार, जो एवरेज सम है ना, एवरेज सम में फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का वो बराबर होगा सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, जैसे इन्होंने एक बनाया ट्राइड लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऑल्दो ये भी एक सही ट्राइड है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो इनका जो ये लॉ था वो फेल क्यों हुआ? उसका रीजन सबसे पहला, इन्होंने केवल 3 ही ट्राइड दिए। ठीक है, उसका रीजन ये कि इन्होंने 3 ही ट्राइड दिए और ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में सोचा नहीं कि बाद में आ भी सकते हैं, जो कि आ गए, नई नई चीजें डिस्कवर हो गई। ठीक है, तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और ये हो गया हमारा, सॉरी सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया। लिथियम के पास 7 एटॉमिक मास और इसके पास पोटेशियम के पास 23 एटॉमिक मास। अरे वाह, हम तो सोच रहे थे ये चलेगा नहीं। वाह 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 वाह, पीडीएफ रीडर मान गए तुझे। चलो तो देखो लिथियम के पास, जो लिथियम है हमारा, लिथियम के पास कितना मास है? 7 मास है। यार फालतू का क्यों चला रहा? लिथियम के पास भाई कितना मास है? 7 मास है। ठीक है, सोडियम के पास कितना मास है? 23 मास है। पोटेशियम के पास 39 मास है। मैंने क्या किया, 39 और 7 को क्या किया? प्लस किया, डिवाइड में दे दिया भैया 2। डिवाइड में जब मैं 2 देता हूं तो इनका मैं प्लस करूंगा तो 46 आ जाएगा। 46 के नीचे में 2 से डिवाइड देगा तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया।
अब क्या होगा भाई, ये जो एक नए साइंटिस्ट है न्यूलैंड साहब ने 1864 में प्रेजेंट किया लॉ ऑफ ऑक्टावेस। अरे भाई वाह वाह, अरे रुक जा, लॉ ऑफ ऑक्टावेस, ठीक है, एक लॉ दिया उन्होंने ऑक्टावेस का। उनका कहना भी यार सिंपल था, मैं आपको थोड़ा सा उधर जाके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में। हाँ तो देखो इन्होंने क्या कहा, इन भाई साहब ने क्या कहा, इन भाई साहब क्या कहा जाए यार, इनसे थोड़ी सी इज्जत दे ली जाए इन्हें, है ना, अच्छे आदमी थे न्यूलैंड। अच्छा क्यों दें इज्जत, हमारी तो लाइफ बर्बाद करके रख दी। हाँ देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4th नंबर पर आ गया, ये 5th नंबर पर आ गया, और ये 6th नंबर पर आ गया। ये ना संगीत के बहुत शौकीन थे, ना हर जगह संगीत दिखता था, ये कहते थे कि हर जगह संगीत है, साइंस भी संगीत है, तो इन्होंने इस संगीत पर ही निकाल के रख दिया था ये लॉ, ठीक है। न्यूलैंड्स ऑक्टावेस पढ़ा होगा। इसमें इन्होंने क्या कहा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां एलिमेंट तो हमारा सेम नहीं होगा, इनका प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, बट जैसे ही 7वां एलिमेंट जाएगा वो यहां पर ऐसे रख दिया जाएगा। मतलब इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो थोड़ी बहुत सिमिलर होंगी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा सिमिलर भी होंगी। खैर थोड़ी बहुत नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा सिमिलर होंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो अपने संगीत से देख लो, है ना, म्यूजिक से देखो क्या है, सारे गामा पाधा नी, ये तो हमारे 6 सुर हो गए। फिर उसके बाद हम बोलते हैं सा, है ना, नहीं यार यहाँ पर सा रे गा मा पा धा नी, यहाँ पर ये 7वां एलिमेंट नहीं लौटाएगा, 8वां लौटाएगा, यहाँ पर एक 7वां और डालना पड़ेगा, है ना, ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ पर ये जो 8वां एलिमेंट है ये लौटाएगा। जैसे हमारे पास है सा रे गा मा पा धा नी, ये तो हो गए हमारे 7 सुर, 6 सुर होते नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास जो अगला था सा, वो सा दोबारा से रिपीट हुआ। उसी तरीके से इन्होंने कहा ये वाला एलिमेंट दोबारा से रिपीट होगा, अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रखेगा। आया दिमाग में कुछ? चलो तो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो गाइज अभी मैं यहाँ पर दोबारा से आ जाता हूँ इधर, और मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि न्यूलैंड के द्वारा इन्होंने कहा कि म्यूजिक का जो पहला और 8वां वर्ड है, जो कि मैं अभी आपको बता के चुका हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, वो रिपीट करते हैं, ठीक है, इन्होंने ये बात कहा। अच्छा तो इन्होंने इस तरीके से बनाया, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, है ना, और यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, ऐसे ऐसे चलता रहा। समझ में क्या आना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ऐसे ही लिथियम और सोडियम की भी यही कहानी, बेरिलियम मैग्नीशियम की यही, बोरॉन एल्युमिनियम की यही, और कार्बन सिलिकॉन की यही, नाइट्रोजन फास्फोरस की यही, ऑक्सीजन सल्फर की यही। ड्रॉबैक सुन लो यार, 40 एलिमेंट के ऊपर जब हम जाते हैं तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, सबसे बड़ा यही ड्रॉबैक है। यहाँ पर दिख रहा होगा एटॉमिक नंबर 40। अच्छा ओके, सो दोबारा से आओ, आपने ये देख लिया कि इनका लॉ देख लिया भैया, बहुत अच्छे समझ में आ गया। हमारे पास सोडियम था, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इन सब के प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। ओके, अभी एक नए बंदे आए, नाम था उनका लोथर मेयर, ठीक है, कोई मेयर नहीं थे किसी भी जगह के, ठीक है, कोई मेयर वगैरह नहीं थे, नाम था उनका लोथर मेयर। और इन्होंने क्या दिया दोस्त, क्या दिया इन्होंने, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, ठीक है, ये बात याद रखना, वॉल्यूम कर्व दिया इन्होंने। एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, सच में बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, जैसे हमारे निकोला टेस्ला थे ना, टेस्ला नाम सुना होगा, आई होप आपने सुना होगा। टेस्ला भी बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, पर उन्हें वो मिला नहीं, मोमेंटम मिला नहीं, वैसे इन्हें मोमेंटम नहीं मिला, ठीक है, इन्हें मोमेंटम नहीं मिला। इनका ये एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व बहुत ग्रेट था, बट मोमेंटम नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि यार इन्होंने ये जो डिस्कवरी थी ये कर तो ली थी मेंडलीव से पहले, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी, है ना, मेंडलीव से पहले इन्होंने ये पूरा कर लिया था। लोथर मेयर साहब ने बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, पहले ही आपको कह दिया मैंने।
बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये सारा काम कर लिया। बट फिर भी एक चीज रह गया, क्या कि मेंडलीव ने उसे पहले लॉन्च करके रख दिया। इन्होंने बना लिया था, सब कुछ था, लॉ पूरा रेडी था, ठीक है ना। मेंडलीव ने उन्हें पहले लॉन्च कर दिया और वो ज्यादा फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए, ये रह गए, ठीक है। इनका ये वॉल्यूम कर्व का बहुत बढ़िया कंसेप्ट था, बट ये रह गए। तो इस कंसेप्ट के द्वारा आपको ये सीखना है कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम रखते हैं, ठीक है। कैसी एटॉमिक वॉल्यूम रखते हैं? लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम रखते हैं। कौन कौन रखते हैं? अल्कली मेटल्स। और जो अल्कलाइन में अर्थ मेटल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, स्ट्रोंटियम हो गया, ये वगैरह वगैरह क्या करते हैं? मिड पॉइंट रहता है इनका कर्व के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो ना, मिड पॉइंट होता है इनका कर्व के अंदर। हालांकि मैं आपको कर्व यहाँ पर बना के नहीं दिखा रहा। जो हेलोजेंस थे, हेलोजेंस नाम सुना है ना? हेलोजेंस नहीं सुना? हेलोजेंस क्या होता है? हाँ, हेलोजेंस जो थे ना, उन्होंने ऑक्यूपाई किया पोजीशन, ठीक है। उन्होंने क्या किया भैया? ऑक्यूपाई किया पोजीशन ऑन असेंडिंग पोर्शन, ठीक है, ऑन असेंडिंग पोर्शन। ये पता है ये आज ऐसा क्यों हो पा रहा है, कल क्यों नहीं हो पा रहा था? उसका रीजन भी है मेरे पास। क्या है? ये जो आपको इस तरीके का दिख रहा है, उसका रीजन क्या है? सीधा सीधा आपको मैं बताता हूँ। इधर ना मैंने क्या किया था, चलो छोड़ो। ठीक है, जो हेलोजेंस थे उन्होंने क्या किया? ऑक्यूपाई किया असेंडिंग पोर्शन, ठीक है, इनर्ट गैस से पहले। यहां पर एक ये फॉर्मूला है एटॉमिक वॉल्यूम निकालने का, मे भी आपसे पूछा जा सकता है अगर आप आगे के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। 11 मिनट हो गई हैं, अब आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। अकॉर्डिंग टू हिम एटॉमिक वॉल्यूम इज द पीरियोडिक फंक्शन। ये बड़ी बात है, जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं वो इसी में होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, आप ही नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं कि इनके द्वारा कहा गया था कि एटॉमिक वॉल्यूम है पीरियोडिक फंक्शन। फिर आपको याद रखना होगा मेंडलीव ने कहा एटॉमिक मास है पीरियोडिक फंक्शन। फिर आपको याद रखना होगा मोसले ने कहा एटॉमिक नंबर है पीरियोडिक फंक्शन। ओके, सो मेंडलीव ने एक टेबल दिया, बहुत ग्रेट टेबल दिया, ठीक है। इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से 10th में बहुत ज्यादा पढ़ाई किया है, ठीक है। मैं बता नहीं सकता उतना, आपने ऐसे इतने डिटेल में आपने पढ़ा है। ओके, अच्छा, तो इन्होंने क्या किया? कुछ एका करके एलिमेंट्स भी दिए, एका एलिमेंट्स, जिसमें उन्होंने क्या बताया? जो गैप छोड़े थे ना, उसके आगे जो डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्राइड्स बता दिए, ऑक्साइड्स बता दिए, ठीक है। ये स्पेशल इनका एक काम था, उनके हाइड्राइड बता दिया, ऑक्साइड बता दिया, एटॉमिक नंबर बता दिया। नंबर तो खैर नहीं बताया था, बट मास बता दिया था। तो इनके टेबल के अंदर भाई, इनके टेबल के अंदर 6 पीरियड थे, 8 ग्रुप थे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। 6 पीरियड थे, 8 ग्रुप थे। अब बात करते हैं मेंडलीव के डिफेक्ट्स की, ठीक है। डिफेक्ट सबके होते हैं, कोई भगवान नहीं है, ठीक है, हर कोई डिफेक्ट करता है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट डिफाइंड, ये आज तक एक डिफेक्ट रहा है। हाइड्रोजन एटम का जो पोजीशन है वो आज तक डिफाइन नहीं हुआ। हाइड्रोजन चैप्टर में आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था, है ना? नहीं बताया, मैं नहीं बताया, ठीक है। और कोई भी सेपरेट पोर्शन नहीं था इनर्ट गैस के लिए, क्योंकि उस टाइम तक इनर्ट गैस खोजा नहीं गया। इन सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पर उन्होंने क्या कर दिया? हैवियर एलिमेंट्स को प्लेस करके रख दिया, ठीक है। उन्हें अपना गलत नहीं करवाना था, उन्होंने कहा कि भैया मैं हैवियर एलिमेंट्स को भी प्लेस करके रख देता हूं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CO और निकेल, निकेल और कोबाल्ट, कोबाल्ट निकेल। तो इन्होंने क्या किया भैया? कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकेल पीछे रख दिया, जबकि कोबाल्ट क्या होता है? हैवियर होता है निकेल से। कोई भी सेपरेट ग्रुप नहीं था इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के लिए, ये भी एक ड्रॉबैक ही कह लो, डिफेक्ट, ड्रॉबैक, जो भी कहना चाह रहे हो। और कोई भी सेपरेट पोजीशन नहीं था आइसोटोप्स के लिए, ठीक है, कोई भी सेपरेट पोजीशन नहीं था आइसोटोप्स के लिए। और अब यहां से चालू हो रहा है हमारा रियल चैप्टर। ओके, सो हमारे एक साइंटिस्ट थे मॉजले, जिन्हें आप मूजले से भी नाम से पुकारते हो। तो इन्होंने क्या किया? रदरफोर्ड के साथ काम करना चालू कर दिया। इन्होंने क्या किया? रदरफोर्ड
रदरफोर्ड के साथ काम करना चालू कर दिया। यू ऑल नो दैट रदरफोर्ड इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, उनसे बढ़िया कोई साइंटिस्ट नहीं था। साइंटिस्ट सभी बढ़िया थे। रदरफोर्ड एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया था आपको याद होगा, उन्होंने बताया था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और न्यूक्लियस के अंदर भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था, है ना। अरे ये तो हमने कराया भी है पिछले चैप्टर में, है ना, मुझे लगा ये पहले चैप्टर का है। इन्होंने क्या बताया यार, बताया कि जो वेवलेंथ होता है कौन, मूजले नाम सुनो, मूजले ने बताया वेवलेंथ और एटॉमिक नंबर के बीच में रिलेशनशिप। ये हाई स्टैंडर्ड की बातें हैं, आपको नहीं पता होंगे, आई नो। इन्होंने क्या बताया कि अंडर रूट वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में बाबा v इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी। यहाँ पर ए क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बी एक और कांस्टेंट, और जेड हमारा एटॉमिक नंबर। क्या बताया, रिलेशन बताया v और, बोलो, नहीं वी नहीं है, ये न्यू है। वी कैन कॉल दिस एज अ न्यू, इट्स अ न्यू नॉट वी, ठीक है, वी नहीं है, न्यू है, न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इन्होंने बताया, फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में रिलेशन, जेड इज एटॉमिक नंबर। फिर इन्होंने एक लॉ दिया जिसके द्वारा जो पीरियोडिक फंक्शन होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अरे यार ठीक है, जो पीरियोडिक फंक्शन होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। अब आता है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ये केवल एक बंदे ने काम नहीं किया, इस पर एक पूरी टीम लगी रही थी, यू कैन हियर दिस, ठीक है। ये एक पूरी टीम लगी रही थी जिसमें हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बोहर थे, बरी थे, वर्नर थे, ठीक है, वर्नर स्क्रोडिंजर, हाँ स्क्रोडिंजर वाले आदमी भी यहाँ शामिल हुए होंगे तो फिर, है ना, वर्नर स्क्रोडिंजर, हमने नाम सुना था उनका। बोहर थे, नील्स बोहर, इनके नाम पर ये पूरी टेबल भी कही जाती है। हालांकि उनका जो मॉडल था वो फेल हुआ था, बट उन्होंने ये अपना नाम जरूर कमा लिया इसके साथ। इन्होंने एक बोर्स पीरियोडिक टेबल भी इसका नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया था सारे एलिमेंट्स का। बहुत होशियार बंदे थे ये, है ना। इन्होंने सबसे पहले ये काम करके दिखाया, कोई नहीं करके दिखाया। मतलब कि क्लास लगी हुई थी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अपने स्कूल वगैरह में क्लास लगी रहती है, क्लास लगी रही थी। और आई थिंक के वहां पर बोहर बैठे थे और भी कई सारे लोग बैठे थे जो इस टीम में थे। मतलब कि वो पूरी क्लास हो गई। उस क्लास में टीचर ने उन्हें टास्क दिया कि सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर के दिखाओ। कुछ लोग आप हम जैसे जो नहीं कर पाए, और कुछ लोग आपकी क्लास के टॉपर्स जैसे, है ना, जो कर गए 2 मिनट में। उनमें से सबसे ज्यादा तेज किया था बोहर ने, बोहर क्लास टॉपर थे, इसलिए उनका नाम आ गया। उन्होंने ये टेबल बना दिया, बोहर्स पीरियोडिक टेबल, चेंज हो गया नाम, ठीक है, बोहर्स पीरियोडिक टेबल। वी कैन ऑल्सो से दिस एज अ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। जो फेमस नाम है वो यही है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। बट हाँ, बोहर का पीरियोडिक टेबल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा उनका ग्रेट काम था, ये किसी पर नहीं होता उस टाइम पर। हालांकि आज के बंदे आसानी से कर लेते हैं। सबसे पहले किया ना, सबसे पहले जो किया वही आगे आया, है ना, सेकंड वाले को कोई नहीं पूछता। अच्छा, यहाँ पर क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था 4 ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। उन्होंने नहीं किया, बोहर ने नहीं किया, ठीक है। मैं अपने वर्ड्स को दोबारा लूंगा वापस। क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कह सकते हो कि इन चीज को कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें से पहला इनर्ट गैस हो गया, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हो गए, तीसरा ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और कुछ इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हो गए। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑर्बिटल एलिमेंट्स के बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया इसे 4 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में? 4 ग्रुप्स में। SPDF, यू ऑल नो दिस, SPDF पता है ना, पढ़ा है ना, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कुछ लोग तो सीधा सीधा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पर चले जाते हैं। बॉन्डिंग नहीं पढ़ते भाई, बॉन्डिंग भी नहीं पढ़ते और ये भी नहीं पढ़ते, कैसे चल जाएगा काम, है ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ना पड़ता है। लेट अस डिस्कस द ब्लॉक्स 1 by 1, ठीक है, एक एक करके ब्लॉक्स पढ़ेंगे। तो इन ब्लॉक्स के बारे में अच्छे से आपको 11th और 12th की इनऑर्गेनिक में मिलेगा, ठीक है। एस ब्लॉक का पूरा एक चैप्टर है। तो मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा कि इनके पीछे एस ऑर्बिटल होता है
और अभी मैं आपको दोबारा से एक नई स्क्रीन पर लेके चलता हूं, क्योंकि आई थिंक आप लोग यहाँ पर अब बोर हो चुके हो। सो आइए दोबारा से अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की। आइए एक गोल्डन शुरुआत करते हैं एस ब्लॉक के साथ। तो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आप अपने नाम हमें बता दीजिए। तो एस ब्लॉक के अंदर आते हैं अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल। आई होप आपको ये चीज पता थी, ठीक है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था सी वाला कंसेप्ट, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाय वी। लैम्डा इज इक्वल्स टू सी होता है, हमें ही बना रहे हो भाई साहब। सी बाय न्यू तो आप कह सकते हो सर, ठीक है। सी बाय न्यू मैंने ये वाला एक फॉर्मूला आपको बताया था, उसमें जैसे सी हमारा एक स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 × 10⁸, उसी तरीके से आपको आई होप कि ये चीज पता होगा कि एस ब्लॉक के अंदर क्या क्या आता है, अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल। यार इतना तो 10th में पढ़ा है ना तुमने। चलो तो इसके अंदर हमारा जो अल्कली मेटल अल्कली अर्थ मेटल आते हैं, तो उनके अंदर भाई मैं बता दूं क्यों आते हैं। यू हैव टू सपोज मेरे पास एक सोडियम है, तो मेरे को सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी किया था, मतलब कि पिछली बार भी किया था। 1s1 और कॉमा में 1s2 होगा, सॉरी, ठीक है, 1s1 नहीं होगा, 1s2 होगा, 2s2, 1s2, 2s2 कॉमा 2p6। बोलो 2p के बाद क्या आएगा, 3s। गलत तो नहीं जा रहा मैं, सही जा रहा हूं, ओके, 3s1। बोलो जो लास्ट एलिमेंट है वो किसके अंदर आया, एस के अंदर आया। ऐसा ही अगर होगा तो वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे। सेम मैनर आपको कॉपी करना है। अगर पीछे पी आता है, पी वाला आता है तो पी ब्लॉक के हो गए, डी वाला आता है तो डी ब्लॉक के हो गए, एफ आता है तो एफ ब्लॉक के हो गए, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा और आप खुद ही इस वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को, जिससे आप पता करें ये एस का है, पी का है, डी का है, एफ का है। ओके, सो अभी मैं ज्यादा बकवास कर लिया और अभी दोबारा से लौट के आते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार किया हुआ था, तो वहां पर मेरे को क्यों भेजा तुम लोगों ने, हमने कहा भेजा, आप तो खुद ही चले गए, हम तो मना कर ही रहे थे, है ना। और यहाँ पर पोटेशियम का आपको दिखा सकता हूँ मैं, पीछे देखिए 4s1, यहाँ पर गौर डालो दोस्तों, 4s1। और यहाँ पर कैल्शियम का देखो 4s2, 2s में आ रहा है ना, लास्ट एस हो गया। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सो इन द जनरल फॉर्म हमारा, इसे हम जनरल में अगर कहें कि हमारा जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए जो लास्ट सेल हो गया, दैट इज ns⁻x। यार तू क्यों हो रहा है, ठीक है, ये हो गया ns⁻x। यार ये जबरदस्त, बड़ी मुश्किल से मार्कर से मैंने पीछा छुड़ाया। चलो तो दोबारा से आ जाओ। हाँ, तो मैंने तुम्हें कैल्शियम का बता दिया। अब मैं बात करता हूँ इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यू कैन सी हियर, मैंने बताया ns⁻x, ठीक है, ns⁻x। यहाँ पर x हमारा 1 और 2 हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एलिमेंट्स के जो इस ब्लॉक के अंदर आते हैं, वो है सॉफ्ट होते हैं। ये सब चीज हम पढ़ेंगे, एस ब्लॉक में पढ़ेंगे। चलो छोड़ो सबको। पी ब्लॉक एलिमेंट जिनका लास्ट एलिमेंट पी में आता हो उसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। बोलो पी ब्लॉक एलिमेंट। जिसका लास्ट एलिमेंट एस में आता हो उसको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो इसका हो गया ns2np⁻x। इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2np⁻x। यहाँ पर x जो है वो 1 से 6 हो सकता है। ऑक्सीजन का देख सकते हो P में आ रहा है 4, है ना। ब्रोमीन का दे सकते हो P में आ रहा 5, ठीक है। अच्छा, तो अभी चलो डी ब्लॉक में D में आए, ठीक है। सेम बात क्या, सेम बात n-1 d⁻x nsy। ये बात एक इंपॉर्टेंट है, n-1 d⁻x nsy। यहाँ पर n की जगह हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। ज्यादातर
n की जगह नहीं, x की जगह हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं इस वाले x की जगह। या फिर यहाँ पर मेरे से कोई गलती हो रही है, ये x है, हाँ सॉरी, यहाँ पर हम s के ऊपर ये y है, ओके। तो y की जगह हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। 1 कब रखेंगे, 4 और 9 आएगा, एक्सेप्शन है, याद रखना, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन, ठीक है, इनऑर्गेनिक का नाम ही है एक्सेप्शन सर। हाँ, तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप हमें पता कैसे चलेगा, ग्रुप हमें पता चलेगा x प्लस वाई करने से। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भाई अपने आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर लास्ट में दे ही दूंगा इन सब पीडीएफ को, चिंता मत करो। एफ ब्लॉक होते हैं इनर ट्रांजिशनल एटम। तो इसके अंदर मैं आपको लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन समझाना चाह रहा हूं। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन यार ये होता है कि जब आप देखोगे एफ ब्लॉक के अंदर, यार मैं एटॉमिक साइज में बताऊंगा, चलो छोड़ो। लेंथेनॉइड्स रिडक्शन इन देयर साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, यही चीज है, एटॉमिक साइज में बताऊंगा और अच्छे से। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस ब्लॉक्स आर दिस, ठीक है, ये सारी चीजें। तो वीडियो की 30 मिनट जा चुके हैं, अब आधा घंटा हम पीरियोडिसिटी पर बात करेंगे, पीरियोडिसिटी की चर्चा करेंगे। उससे पहले प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप और एलिमेंट और ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक की कैसे प्रेडिक्शन करनी है वो चीज आपको बता देते हैं। तो भाई ब्लॉक तो आप आसानी से पहचान लोगे, अभी पहचानना बताया था, और जो ग्रुप है वो भी आप आसानी से पहचान लेंगे। नहीं पहचान पाएंगे? क्यों नहीं पहचान पाएंगे गुरु? ग्रुप में आपको बस कुछ नहीं करना है। एस के लिए आप देख सकते हो सीधा सीधा जो ग्रुप है वो इक्वल होगा नंबर के, और पी के लिए आपको प्लस में 10 करना होगा, डी के लिए एक्स प्लस वाई बराबर ग्रुप, और एफ के लिए ऑलवेज थर्ड, एफ के लिए ऑलवेज थर्ड ग्रुप सर, थर्ड ग्रुप में ही होता है लेंथेनॉइड आना। नहीं, थर्ड ग्रुप के अंदर ही होते हैं हमारे इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। हाँ, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट, एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड्स, यही चीज होती है। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, कैसे करोगे यार? ये याद रखो, 0 के लिए नील, 1 के लिए उन, 2 के लिए बाय, बस ये याद रखो। आगे का हो जाएगा ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक, ये सारी चीज तो मैं आती है। और ये एक लास्ट इन, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, और ये याद रखना है। फिर उसके बाद मैं आपको करके दिखा देता हूं कैसे होगा। एक एलिमेंट लेके जिसका एटॉमिक मास आई इससे कि मेरे पास 102 एटॉमिक मास का एक एलिमेंट है। तो देखो 1 का हो गया उन, 0 का हो गया नील, ठीक है, और बी का हो गया बाय। बी का सॉरी 2 का बाय ही होगा, है ना, 2 का बाय होगा, सही है, 2 का हो गया बाय, तो ये हो गया, और इसके आगे लगा दो बायरियम। ठीक है, आया, हो गया, समझ में आया ना? हाँ, समझ में आ गया। ओके, सो अभी चलो दोबारा से लौटते हैं अपने वही डिस्कशन पर, दोबारा से आते हैं हम। अच्छा, फॉर 101 जैसे इसमें दिखाया अननील अनियम, ठीक है, अननील अनियम जैसे अभी मैंने करके दिखाया। बायरियम को आप बायम भी कह सकते हो, ठीक है, यूएम लगा दो, ठीक है, बायरियम मत कहो, बायम कह लो, जैसे 102 था, उसके लिए मैंने आपको करके दिखाया अननील बायम। अरे यार ये आई का ही घन चक्कर क्यों बनता है? अनिल, अनिल नहीं, अनिल, अननील बायम, ठीक है, ओके। सो अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, आज एक भी नहीं लिया। ओके, तो एक और बार हम आगे, और अब हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। उससे पहले जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो इसके बारे में चल रहा था। 118 का ले लीजिए। 118 के लिए आपके यहाँ पर अन हो गया, अन,
और इसके लिए ऑक्ट लगाओगे, ऑक्ट EM लगा दो, IUM, ठीक है, यही चीज लगाना है। मैंने यहाँ भी करके दिखाया आपको। अनलियम मेरे को 118 का लेना है, तो बस अनिल बायम, नील की जगह में अन लगा देगा, बाय की जगह में ऑक्ट लगा देगा, अनन ऑक्टियम, ठीक है। बस याद रखो थोड़ा सा, अगर आया तो कर देना। ये तुम्हारे सिलेबस में है 2020 वालों, ये तुम्हारे सिलेबस में है। अच्छा, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चालू हो रहा। नाउ वी हैव टू डिस्कस द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हमें डिस्कस करनी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उससे पहले एक चीज देख लो, स्क्रीनिंग इफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत गोल्डन चीज है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यार दोबारा से आ जाओ उधर ही। अच्छा, इन सारी लिंक्स को कौन हटाएगा? मैं हटाएगा, है ना। अरे यार कोई बढ़िया सा पेन मिल जाए, उसका कलर तो अच्छा रहेगा। देखें ये चल रहा है या नहीं। अच्छा, तो देखो यार मेरे पास क्या है इस तरीके का, यार गोला भी नहीं बन रहा हमसे, है ना। इस तरीके का एक एटम है। पहली बात तो ये, मेरे पास कोई टैबलेट नहीं है जो आप लोग सोचते हो कि टैबलेट से बना रहा हूं मैं, टैबलेट से नहीं बना रहा, ठीक है। इसलिए फिगर्स उल्टे सीधे बन जाते हैं। अच्छा, और मैं यहाँ पर एक और इस तरीके का ऑर्बिटल खींच दे रहा। अच्छा, एक और इस तरीके का ऑर्बिटल मैंने इधर, ये मान लो नॉर्मल स्टेट में, और ये है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद। हुआ क्या, समझो बात को दोस्त, हुआ क्या, जो यहां पर मेरे इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, जो यहां पर मेरे इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पर फोर्स डाला, ठीक है। उन्होंने इस पर क्या किया दोस्त, फोर्स डाला, और फोर्स डालने की वजह से जो इंक का कलर है वो अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या हुआ, यहां से इन पर एक फोर्स लगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज है, तो ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना, डिस्टेंस कम है। आप पढ़ोगे क्लास 12 में और अच्छे से इस चीज को। तो इसने क्या किया, उसे सिकोड़ लिया, अपने पास ले आए और चिपका के रख लिया। तो इसलिए क्या कर लिया, ये स्क्रीन सा बना लिया। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या किया इसने, चिपका के रख लिया है, स्क्रीन बना लिया। इसी को कहते हैं बस जस्ट स्क्रीन इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कि जो पास वाले जो हमारे होते हैं, क्या होते हैं पास वाले, क्या होते हैं पास वाले, दुश्मन जो होते हैं, नहीं, पास वाले जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्क्रीन बना लेते हैं, और पीछे वाले जो होते हैं, पीछे वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रह जाते हैं, और वो लंबे, और उनके लिए जो होता है ना यार, यहाँ से उनके बीच में क्या होगा, अच्छे से वो नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, अरे यार क्या कहूं, अच्छे से अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ वाला जो है न्यूक्लियस पर जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक न्यूक्लियस पर ये जो प्रोटॉन है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में बहुत बड़ी डिस्टेंस है, और उससे पहले इसने स्क्रीन सी बना ली और ढक लिया उसे। समझ रहे हो ना, न्यूक्लियस अंदर बैठा हुआ है, ऐसे मेरे पास पेंसिल है, मैंने न्यूक्लियस को यो बैठा लिया और मैंने से यो ढक लिया, न्यूक्लियस को यो ढक लिया। और पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है, उसे भी एनर्जी चाहिए। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, उसे भी एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियस तो ढका हुआ है। यहाँ पर एक बंदा है, उसे भी एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियस ढका हुआ है, तो उसके पास कम जाएगा। समझ रहे हो ना, उसके पास अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन यहाँ पर लूज हो जाएगा। क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है वो लूज हो जाएगी। समझ रहे हो, बस खत्म कहानी। अट्रैक्टिव फोर्स जो होगी वो लूज हो जाएगी, जिसके कारण वो जो इलेक्ट्रॉन है ना पीछे खड़ा हुआ, वो आसानी से अपने ऑर्बिटल से निकल जाएगा, लूज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे से मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट 100% क्लियर कर दिया है, ठीक है। इसका अगर एक शॉर्ट डल जाए तो ज्यादा सरप्राइज मत होना, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने ये क्लियर किया है। अच्छा, तो अभी आओ भाई आगे, ये सारी चीजें फालतू की हैं, आपको नहीं पढ़नी, आपको नहीं पढ़नी, ठीक है। हाँ, बस एक ये पढ़ना है, ऐसे मेरे को बस एक चीज पढ़ना है, जो जेड इफेक्टिव है,
जेड इफेक्टिव वो प्रोपोर्शनल हो, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। जेड इफेक्टिव क्या है? नाउ जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव इज सेड टू बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब यार भाई, मतलब जेड इफेक्टिव वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो क्या है, जो क्या है एटॉमिक रेडियस के, एटॉमिक रेडियस के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जेड इफेक्टिव को बस तुम ये समझो जेड एटॉमिक नंबर। ओके अच्छा, तो मैंने यहाँ पर वो सारी चीजें आपको करके भी दिखाई हैं, सो डोंट वरी। हाँ ये वाली एक लाइन याद रखना, एस में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। क्यों होता है भाई? अरे भाई ये तो मैंने बता दिया हो रहा है, अब यहाँ पर देखो क्यों हो रहा है, रीजन देखो। होता क्या यार, ऐसे मेरे पास कोई एक बीच का इलेक्ट्रॉन हो गया, एस का शेप होता है ऐसा गोला वाला, एस का हो गया भैया गोला वाला ये शेप, तो इसने तो इसे कवर करके रख लिया। एस का शेप ऐसा होता है तो इसने तो इसे यूं कवर करके रख लिया। अभी आया भैया पी, तो पी का शेप कुछ इस तरीके का होता है। सही बात है, पी का शेप कुछ डंबल शेप्ड होता है। तो अभी इसका अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इसके और इसके बीच में दूरी बहुत हो गई, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया। अभी आता है डी, तो डी ने क्या किया, डबल डंबल बना लिया। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इधर देखो, इधर कम दूरी पड़ रही है, इधर तो और ज्यादा दूरी पड़ गई, तो इधर और भी कम हो गया। अब आता है हमारा महान एफ, जिसका स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, यहाँ पर ऐसा एक और बना लेगा, है ना, और एक यहां से और निकालेगा, वो तो पूरा फूल बना के रख दिया उसने। और भी निकाल सकता है, ऐसी कोई बातें नहीं है। ठीक है, आई होप आपको अब थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर शेपेज। ठीक है, शेप्स के कारण ये होता है। आगे देखो एटॉमिक रेडियस, अब यहां से हो रहा है रियल वीडियो। चलो, तो एटॉमिक रेडियस हमें 3 तरीके की पढ़नी है, कोवेलेंट, वैंडरवाल, आयोनिक। कोवेलेंट, वैंडरवाल, आयोनिक और क्रिस्टल रेडियस, मेटल रेडियस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ओके, 4 रेडियस पढ़नी है, कोवेलेंट, वैंडरवाल, क्रिस्टल रेडियस और एक आयोनिक रेडियस। आयनिक रेडियस को इतनी जल्दी कराऊंगा आप भूल जाओगे कि आयनिक रेडियस हमारा कोई कंसेप्ट था और वो थोड़ा सा हमें टफ लगता था। डोंट वरी, शुरुआत करते हैं हम कोवेलेंट रेडियस से। तो पहले मैं सारे को इरेज कर लूं, क्योंकि मैं जो कराने वाला हूं वो यहीं पर कराने वाला हूं। सो डोंट वरी गाइस, गाइस बिल्कुल चिंता मत लो, चिंता मत करो, है ना। ओके, सो यहाँ पर मैं बस जस्ट इसे मिटा दूंगा और इसे मिटा दूंगा, एक इसे मिटा देंगे, एक इसे मिटा देंगे। चलो पूरा ही मिटाना है तो पूरा ही मिटा लो, है ना। टाइम क्या वेस्ट किया जाए अपना, वैसे भी हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। अभी वीडियो खत्म हो जाएगा जल्दी, फिर ज्यादा जल्दी खींचना पड़ेगा। अच्छा, तो देखो मेरे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड एक बन रहा है। नहीं पता कोवेलेंट बॉन्ड, डोंट वरी, बट जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से पूरा केमिस्ट्री उन्हें पता भी होगा। ऐसे कि मेरे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहां पर एक न्यूक्लियस, यहां पर एक न्यूक्लियस। पहले मैं उन तीनों चीज को कराऊंगा। ठीक है, और अभी मैं बात करता हूं वैंडरवाल की। ठीक है, यहां से लेके एक यहां पर, और अभी मैं बात करता हूं मेटालिक रेडियस की। ठीक है, ये हो गया मान लो आयरन Fe, क्या हो गया Fe। ये आप मान लो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता होगा, मान लो H2, और इसे आप मान लो हीलियम, हीलियम मॉलिक्यूल्स, इसे कहते हैं वैंडरवाल रेडियस। आपने पढ़ा होगा वैंडरवाल फोर्सेस भी, तो आपने वैंडरवाल का इक्वेशन भी पढ़ा होगा आई होप कि स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, हाँ मेरे को याद है फिजिक्स के एक लेक्चर में मैं इसी चीज का नाम नहीं ले पा रहा था, वैंडरवाल फोर्स का।
हाँ तो देखो यार, हीलियम एक ये हो गया, एक ये हीलियम हो गया, मेरे पास 2 हीलियम हो गए। मैंने इन्हें क्या किया है, बहुत ज्यादा क्लोजर रखा हुआ है। अगर मैं इससे क्लोज और लाऊंगा तो ये दोनों आपस को रिपल्ट करके भाग जाएंगे। समझ में आया? अगर मैं इन्हें और पास लाऊंगा तो ये रिपल्शन देके भाग जाएंगे। अच्छा इधर देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड होता है कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, इंटरलिंक्ड है ना, इस तरीके से। और Fe एक मेटल है, मेटल हमेशा चिपका के बॉन्ड बनाता है। जब भी आप बॉन्ड नहीं बनता उसका बॉन्ड नहीं बनता, वो चिपक के यो स्टेबल खड़ा रहता है ना। डी ब्लॉक के ज्यादातर के साथ ऐसा होता है। अच्छा तो अभी देखो यहां पर अगर मैं रेडियस की बात करूं दोनों के सेंटर से, अच्छा तो यहां से एक लाइन खींचेगी, यहां तक जानी चाहिए। यहां से एक लाइन खिंचती हुई यहां तक जाएगी, एक रेडियस हो गई। यहां से एक लाइन खिंचती हुई यहां तक जाएगी, सिंपल रेडियस हो गई। ठीक है, ओके। यहां से एक ये गई और एक ये यहां से गई। ठीक है, 2 रेडियस इस तरीके की बन रही है। बट अगर आप देखो तो दोनों का ये भी इधर जा रहा, ये भी इधर जा रहा, आ रहा नहीं आ रहा, चलो बाद में बताऊंगा इसे आप पेंडिंग में डाल दो, इसे आप पेंडिंग लिस्ट में डाल दो। अगर आप देखोगे तो इसका एक पूरा एक वीडियो लेक्चर है फुली डिटेल्ड। चलो इसे देखो, इससे और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस जो है वो हम कह लेते हैं रेडियस है। वी आर सेइंग इसके और इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, रेडियस है। मैं ये थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा निकल गया है, इसे हटा रहा हूं। दोबारा से पेन लेना ही पड़ेगा। चलो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस भाग गई दोबारा, चलो जाने दो, आपको पता चल रहा है ना, बस यहां तक है डिस्टेंस। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड देयर वांडर वॉल रेडियस। कौन सा रेडियस, वांडर वाल रेडियस। कौन सा रेडियस, वांडर वाल रेडियस। ठीक है, ओके। यहां से भी इस तरीके से अगर मैं कहूं तो इसके और इसके बीच का सेंटर का रेडियस कह लिया जाए, इसके और इसके बीच का सेंटर मिला दो, सही है। अच्छा तो ये तो हो गया भाई, इसके और इसके बीच का सेंटर हो गया, ये भी इसके और इस बीच का सेंटर हो गया, ये भी इसके और इसके बीच का सेंटर हो गया। एक तरीके से बस हमें ये समझ में आया। अब सुनो मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं, ये रेडियस नहीं हुआ, ये डायामीटर हो गया। यार आधा रेडियस होगा ये, आधा रेडियस इतना, आधा ये, समझो यार, आधा ये है ना, आधा ये है ना, आधा ये, तो आधा आधा हो गया। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस डायामीटर जो मैंने अभी आपको बताया इसका मेरे को हाफ करना पड़ेगा, तो मेरे पास रेडियस निकल के आ जाएगा। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, जब मैं इसके और इसके कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों सेंटर को बीच में मिलाऊंगा और उसका आधा करूंगा, तो एक नॉर्मल जब ये ऐसे जुड़ा हुआ है उसके और उसके सेंटर के बीच को मिला के आधा करूंगा तो उस रेडियस से ज्यादा होगा या कम होगा? एब्सोल्युटली आपका आंसर करेक्ट है, उससे ये कम होगा। तो आप समझ सकते हो कि ये वाला जो है वो इससे कम है, ठीक है, इससे छोटा है, और ऑल्दो इससे भी छोटा है। ठीक है, ये वाला जो है ये सबसे छोटा है, स्मॉलर है, स्मॉलर रेडियस है कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, आ रहा ना, फील आ रहा, स्मॉलर रेडियस। ये कैसा रेडियस है भाई, वेंडर वाल रेडियस। वेंडर वाल रेडियस कैसा है, सबसे बड़ा रेडियस है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा रेडियस वेंडर वाल रेडियस। और ये मॉडरेट रेडियस है, मॉडरेटर रेडियस है, मतलब कि बीच का है, मॉडरेटर है। ठीक है, वो चीज लिख लेना। और ये बिगेस्ट हो गया। ओके सो अभी 44 मिनट जा चुकी हैं और दोबारा से इधर आ जाओ। क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे फील में चल रहा है और आई थिंक आपको सब कुछ फील आ रहा है। मैंने वेंडर वॉल बता दिया, क्रिस्टल रेडियस बता दिया, और अभी मैं आपको ये भी मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दिया।
अभी मैं आपको वेरिएशन बताता हूं। लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे किसी भी क्या, एक ही तो है हमारे पास, एक ही तो है पीरियोडिक टेबल, 1000 पीरियड की टेबल थोड़ी है। तो उसके अंदर क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करेगा। नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। ये एक्सेप्शंस वगैरह और भी इसके अंदर है, बहुत अच्छे से कराएंगे, आप चिंता मत करिए, है ना। ये मेरे पास एक पीरियोडिक टेबल होती है ऐसे इस तरीके की, मैं ऐसा ही मान के चलूंगा। तो मेरे से कहा लेफ्ट टू राइट जाना है, इधर की तरफ मूव करना है। जब मैं इधर की तरफ मूव करता हूं तो मेरे को एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ दिखता है। जब मैं इधर की तरफ मूव करता हूं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ दिखता है। और मैंने कहा था जब Z बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, बात एक ही है, Z इफेक्टिव और Z, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर बढ़ रहा है, इसलिए क्या है, रेडियस घट रहा। पहले ही ये चीज मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट में आपको प्रूफ कर चुका हूं। अच्छा, तो अभी मैं नीचे आ रहा हूं तो ऑल्दो एक सेल बढ़ रहा है तो फिर यहां पर रेडियस बढ़ेगा। ट्रेंड हमेशा अपोजिट होता है, ये बात याद रखना, ट्रेंड हमेशा अपोजिट होता है। अभी इसके अंदर मैं एक्सेप्शंस की बात कर लूं तो यहां पर ये जो लास्ट में मेरा जो इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस सबसे आगे आ जाएंगी। ये जो इनर्ट गैसेस हैं दोस्तों, ये जो इनर्ट गैसेस हैं इनको हम प्लेस 1 पर रख देंगे, ठीक है। ये जो इनर्ट गैसेस हैं हम प्लेस 1 पर रख देंगे, क्यों, क्योंकि इनका वेंडरवाल रेडियस होता है, वेंडरवाल रेडियस होता है इनका। कौन सा रेडियस होता है दोस्त, वेंडरवाल रेडियस। पहला एक्सेप्शन आपको बता दिया, अभी हम दूसरे एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं। या देयर, यहां पर आयनिक रेडियस पहले बताया है, हमें पहले एक्सेप्शन देखने हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये वाला मैंने आपको बता दिया पहला एक्सेप्शन। और दूसरा एक्सेप्शन फॉर ट्रांजिशनल एलिमेंट और डी सीरीज के लिए है। डी सीरीज के लिए एक एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड वालों से नहीं पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा लेवल के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। इस तरीके का एक ट्रिक भी बताया था स्कूटी में, जिंक वैसे कोई नहीं, ठीक है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन आप बात करते हैं। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है एफ ब्लॉक के अंदर। एफ ब्लॉक के अंदर जो साइज होता है ना, साइज वो बहुत 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 कम होता जाता है। एफ ब्लॉक के अंदर, किसके अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर जो साइज है वो बहुत 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 कम होता जाता है, जिसके कारण जो हाफनियम का रेडियस है, हाफनियम का जो रेडियस है वो टीए के रेडियस के बराबर हो जाता है। हाफनियम का रेडियस थैलियम के रेडियस के बराबर हो जाता है, और यही हमारा एक एक्सेप्शन है। नाउ केम टू द आयनाइजेशन एनर्जी। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, द अमाउंट ऑफ एन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। सही बात है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर से फेंकेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और आई थिंक अभी 48 मिनट हो गई है, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक और लूंगा। ओके, सो वंस मोर आई एम विद यू ऑल, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो आयनाइजेशन एनर्जी हमें बात करनी है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट से रिलीज होने वाली वो एनर्जी होती है, रिलीज होती है एनर्जी, ये बात याद रखना, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। हम इसे पॉजिटिव के टर्म में लेंगे, बट अगर हम इसे डेल्टा एच के टर्म में लें तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, रिलीज हो रही है, बोलो रिलीज हो रही है, तो हमारी ये एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पर आई थिंक मैंने कहीं दिखाया भी है, या यहाँ पर दिखाया है मैंने, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव। एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब हो रहा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी बनाते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी में आप नेगेटिव लेंगे, और अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी बनाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में आप पॉजिटिव लेंगे। ओके, सो ये था सारा बात। थर्मोडी में आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आप वो फिजिकल का है, मैं नहीं कराऊंगा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, it mean to different ionization energies for a single atom to us understand by as an example। हाँ, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ
दोबारा से चलो यार सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आपको बताते हैं, है ना। इस सबको हटा दिया जाए, आपकी इजाजत है, बहुत अच्छे। तो अभी मेरे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मेरे को बतानी है। नाइट्रोजन है मान लीजिए मेरे पास, एक और बार मेरे पास नाइट्रोजन है, एक और बार मेरे पास नाइट्रोजन। एक बार नाइट्रोजन से मैंने एक एलिमेंट निकाल लिया, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। एक बार मैंने नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, नाइट्रोजन ने खुशी खुशी दे दिया, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी मैं इससे एक और निकालना चाह रहा हूं, बड़े झगड़ के देगा, समझो बात को। मैं इसमें से क्या निकाल रहा हूं, एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा हूं, एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा हूं, तो ये बड़े झगड़ के देगा। और यहाँ पर अगर मेरे पास अब यहाँ पर 2 चार्ज हो गए, अभी मैं एक और इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, नहीं एक और दे दे, तो ये और झगड़ते हुए देखेगा। मतलब समझ रहे हो कि आयनाइजेशन एनर्जी इधर जो है वो अपने मन से दे रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इधर ज्यादा होनी चाहिए। इधर अपने मन से नहीं दे रहा, तुम जबरदस्ती लड़ रहे हो, तो कुछ एनर्जी तुम्हें वेस्ट करनी पड़ेगी, तो तुम्हारी ये आयनाइजेशन एनर्जी खींच लेगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देगा और ये सबसे कम देगा। नहीं समझ में आया? सपोज करो तुम समोसे खा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे 3 दोस्त आते हैं, ठीक है, 3 दोस्त आते हैं और पहला समोसा उठा के ले जाता पहला दोस्त, ठीक है, तुम आसानी से दे देते हो, तुम कहते हो मेरे पास 2 है। फिर दूसरा दोस्त आता है, वो तुम्हारा दूसरा दोस्त समोसा भी उठा के ले जाता है, तुम बड़ी मुश्किल से देते हो, यार नहीं नहीं नहीं, एक तो ले गया यार, तू भी ले जा रहा है, अरे क्यों ले जा रहा है यार, 2 ही तो बचेंगे फिर मेरे पास। वो कहेगा अरे यार तेरे पास एक है तो तू खा लेना, उसे खा ले, ठीक है, वो निकल जाएगा। अब तीसरा वाला आता है, वो कहेगा तूने उन दोनों को दे दिया, मेरे को नहीं दे रहा, तो आपको उसे भी देना पड़ेगा। आप उधर बहुत लड़ झगड़ के दोगे। मतलब समझ में ये आ रहा है कि जब हम लड़ झगड़ के दे रहे हैं तो उस वाले बंदे की कुछ एनर्जी हमारे पास क्या हो गई, फोर्स हो गई। ये चीज एग्जाम में मत लिख के आना, ये मैं बस तुम्हें फील देने के लिए समझा रहा था और कुछ नहीं। चलो तो ये चीज समझ में आई, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में और कुछ जानना है तो ये याद रखो, इसकी जो यूनिट होती है वो किलोजूल पर मोल होती है। एनर्जी की यूनिट किलोजूल है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है ना, लेकिन केमिस्ट्री में हम इसे किलोजूल पर मोल के रूप में कहते हैं। और इसका जो एक कन्वर्जन होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96 किलोजूल पर मोल, ठीक है, याद रखना। अच्छा तो मैं अब चलता हूं। अच्छा अभी आयनाइजेशन एनर्जी को फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं उनकी बात करते हैं हम। तो पहला जो फैक्टर है वो है साइज फैक्टर। कौन सा फैक्टर दोस्त? ये वाला साइज फैक्टर, ठीक है। दूसरा फैक्टर हमारे पास जेड इफेक्टिव फैक्टर, तीसरा फैक्टर स्टेबिलिटी फैक्टर, चौथा फैक्टर ऑर्बिटल फैक्टर। फिर इसके बाद इसके कुछ एक्सेप्शंस होंगे। तो हमारे पास सबसे पहला फैक्टर है साइज फैक्टर। तो साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यू कैन सी हियर। जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्ट के लिए ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, बात एक ही हो गई दोनों की। जेड इफेक्टिव साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और आई जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब तो भाई यही हुआ ना कि आई साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल एंड हैविंग हायर, half filled and full filled orbital are more stable and having higher I, ठीक है, हायर आई होता है इनके पास, हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। अच्छा ऑर्बिटल के लिए कहा जाता है S के बाद फिर P फिर D फिर F। डन, बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ओके तो अभी इसका वेरिएशन देखो। वेरिएशन देखने के लिए तुम्हें देखना होगा लेफ्ट से राइट जब हम जाएंगे तो आई इंक्रीज कर जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। अब तुम रीजन पूछोगे तो आ जाओ, रीजन बताता हूं। यहां से मैं नीचे लेके चलता हूं, यहां से मैं आगे लेके चलता हूं। ये क्या है? जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल है। तो यहां क्या कर रहा है? साइज घट रहा है ना, साइज घट रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है।
समझ रहे मेरी बात को? जब एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ तो घटेगा ही, हमें ये चीज तो पहले से पता है ना? अभी बताया था ना मैंने, एक तरफ घट रहा तो दूसरी तरफ अपने आप बढ़ जाएगा, एक तरफ अगर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ अपने आप घट जाएगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इधर साइज बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। आपको बताया था ना साइज बढ़ने वाला फैक्टर, अभी सब कुछ क्लियर कर चुका हूं। चलो तो अभी यहाँ पर आते हैं, हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं। तो एक्सेप्शन में हमारे पास ग्रुप 13 का एक्सेप्शन आता है और ये बहुत प्यारा एक्सेप्शन है, आप अपने आप इसे याद रखेंगे। जिसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए, ठीक है, जो रियलिटी में होना चाहिए, वो हमारे पास ये ग्रुप लिखा हुआ है 13 वाला, जिसमें हमारे पास है ब्रोमीन, है ना, एल्युमिनियम और गैलियम, इंडियम, थैलियम वगैरह वगैरह। रियलिटी को आपको याद रखना है तो इससे याद रखें, ठीक है, ये जेई के लिए है। रियलिटी को आपको याद रखना है तो इस W से याद रखें कि सबसे ऊपर ब्रोमीन आएगा, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम। समझ गए? फिर आपको फिर यहाँ पर अरेंज कर देना है ब्रोमीन, फिर गैलियम, फिर आपको ब्रोमीन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। समझ में आ रहा? एक मिनट दोबारा से देखो, ब्रोमीन, थैलियम, यहाँ पर दोबारा से थैलियम लिख गया है, एक मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर आप थैलियम की जगह इंडियम डालेंगे, इंडियम डाल लेंगे, ओके। अच्छा, दूसरा एक्सेप्शन पीरियड नंबर 2 में वैसा ही फॉलो होगा, वैसा ही फॉलो होना चाहिए सभी पीरियड में, है ना। पीरियड नंबर 2 एंड एज फॉलो इन द ऑल पीरियड, जैसे कि हम पीरियड नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे और सभी में वैसा ही फॉलो होगा। जैसे देखो यहाँ पर है मेरे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, बस वही चीज है। क्या वही चीज है? अगर मैं बात करूं नियॉन की तो नियॉन एक इनर्ट गैस है, इसके अंदर वेंडरवॉल रेडियस होगा, और वेंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा होता है ना। वेंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा कौन? वेंडरवाल रेडियस। तो वेंडरवाल रेडियस का सबसे क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। बोलो सही है, वेंडरवाल रेडियस का सबसे ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, जो हाफ फील्ड होंगे और फुल फील्ड होंगे उनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। देखो कैसे होगा, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर है इसका 2s1, इसका 2s2, इसका है 3p1, इसका है 3p2, 3p3, ये हाफ फील्ड हो गया। मैं नाइट्रोजन को थोड़ा सा कवर करना चाहूंगा, हाफ फिल हो रहा है भैया तू। और यहाँ पर मेरे पास इसका 2p4, 2p5 और ये 2p6। 2p6 तो हमें पहले से पता है, इसका तो ज्यादा होगा ही, है। इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि इसका जो है वो रेडियस सबसे ज्यादा है, तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? हाँ, क्यों? इसका रेडियस सबसे ज्यादा है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर होना चाहिए या कम होना चाहिए? इसका रेडियस बड़ा, तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, बड़ा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि यार ये फुल फील्ड भी है। बात सुनो, फुल फील्ड है, तो नियॉन क्या हो गया? बड़ा भी हो। लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर हमारे पास आखिरी में नियॉन आता है। मतलब समझो, इसका कम, उसका फिर उससे ज्यादा, फिर इसका ज्यादा, फिर इसका ज्यादा। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन को मैंने क्या किया, ऑक्सीजन से एक प्लेस आगे रख दिया। बस यही चेंज होगा और यही चीज आपकी चलती रहेगी। अच्छा, और यही ट्रांजिशनल सीरीज में भी होगा D5 और D10 के लिए, जो कि D4 और D9 के रूप में आपको मिलेंगे। ठीक है, याद रखना, वो चीज याद रखना, LiBBE। और यहाँ पर नियॉन का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है, उस हिसाब से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए, बट यहाँ पर वो चीज डोमिनेट नहीं कर रही, यहाँ पर डोमिनेट कर रहा इसकी स्टेबिलिटी। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन वी कैन से दैट हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है हमारी हीलियम की, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी हीलियम की। अच्छा, हाईएस्ट क्यों हो रही है हीलियम की, ये बताओ। हीलियम आपको सबसे कॉर्नर पर मिलेगा, पहली बात तो ये। अच्छा, और हीलियम जो है वो फुल फिल्ड है तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसकी,
स्टेबल है, एक तो सबसे कॉर्नर पर मिल रहा ऊपर से स्टेबल है, और इधर जाने पर यानी कि हाइड्रोजन से हीलियम जाने पर जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता भी है, तो इसका सबसे ज्यादा हो गया। फिर इधर सीजियम आ गया, सीजियम इसका सबसे कम हो गया। क्यों? क्योंकि यार उधर आगे जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, समझो बात को भाई। अगर मैं क्या करूं, आगे जाऊंगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जाएगा। मैं यहीं पर जो पहला वाला ग्रुप है वहीं पर रुक के अगर मैं सबसे नीचे चला जाऊं, यहाँ पर आना तो हमारे साथ फ्रांशियम चाहिए। फ्रांशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। आपको पता होगा कि हम रेडियो एक्टिव्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। मेरे पास यहाँ पर सीजियम है, मैंने सीजियम उठा लिया और कहा कि सीजियम का सबसे कम होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सो आई थिंक आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको बिल्कुल 100% क्लियर होगा। और यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है हमारा, और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो एक एनर्जी लिबरेटेड होती है किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बस और कुछ नहीं है। इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से भी लिया जा सकता है भैया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में भी अगर आप कहो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप उसी तरीके से समझो कि एक एनर्जी है और वो एक एंथैल्पी है। एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो एनर्जी हमारा, बोलो एंथैल्पी हमेशा ये वाला पॉजिटिव रहेगा। ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। जब आपको कुछ ऐड करना है तो आपको अपने अंदर से एनर्जी देना पड़ेगा ना उसे, समझ नहीं रहे? जैसे कि एक बंदे ने कुछ एटम्स छोड़े तो साथ में एनर्जी भी छोड़ा, दूसरा वाला उसे लेना चाहता है तो वो एटम भी लेगा और एनर्जी भी ले लेगा। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और ये है, इनका मॉड्यूलस तो सेम होता है बट ये नेगेटिव होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। चलो तो अभी चलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर। दोबारा से यहीं पर बात करेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी, दोबारा से इसी चीज को हम चलाएंगे आपके सामने और आप खुद को फील कराएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हटाई जाएं। ओके, चलो तो अभी पेन ले लिया मैंने। दोबारा से मैंने कहा मेरे को इसमें से एक इलेक्ट्रॉन प्लस करना है तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने कहा इसमें मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन प्लस करना है तो इसमें डबल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने कहा इसमें मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन प्लस करना है तो इस पर ट्रिपल नेगेटिव चार्ज। सही है? बोलो सही है। अच्छा, अभी मेरे पास क्या है कि यार मैं अगर नाइट्रोजन का एटम बनाऊं तो यार ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया उसके बीच में कांटेक्ट होगा इसके और इसके बीच में। आई थिंक एक चीज रह रहा है हमारा, हाँ, आयोनिक रेडियस रह रहा है। मुझे इससे याद आ गया, आपने अच्छा याद दिलाया, आपने नहीं दिलाया, मैंने खुद को दिलाया। चलो तो पहले सक्सेसिव देख लेते हैं, फिर उसके बाद आयनिक रेडियस भी करा दूंगा आपको, चिंता मत करो। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 15 मिनट लगेगा, या फिर 20 भी लग जाए, 30 लग जाए, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अच्छा, तो फिर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस कर रहा हूँ। मतलब मैं से एनायन बना रहा हूँ। जब मैं से सॉरी एनायन नहीं, कैटायन बना रहा हूँ मैं शायद, या मैं से एक कैटायन बना रहा हूँ। कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है यार, कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं से एनायन ही तो बनाऊंगा। ओके, सो मैं से एक एनायन बना रहा हूं जिस पर नेगेटिव चार्ज है। एनायन पर पॉजिटिव होता है यार, बड़ा कंफ्यूज। तो हमने पहले से ही कहा था मैं से एक एनायन बना रहा हूं, ठीक है। मैं से एक एनायन बना रहा हूं तो एक इलेक्ट्रॉन अंदर एमिट करेगा भैया, अंदर आएगा तो क्या होगा कि रेडियस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। तो इधर साइज बढ़ गया, ठीक है भैया मैंने ले लिया। फिर ये कहेगा भैया मेरे को एक और दे दे, ठीक है मैं एक और दे दे रहा हूँ, तू और ले ले। फिर ये कहेगा और ले ले। तो बताओ इसका ऑर्डर क्या? हाँ, इसका जो हमें ऑर्डर नहीं स्टडी करना है, इसका जो हमें स्टडी करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीज लिखा हुआ है। और आपको यहाँ पर पढ़ना बस ये है कि जो डेल्टा EgH2 होगा वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, बस यही पढ़ना था, ठीक है। एक और बार अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा EgH2 थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव। अगर हम Z इफेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें, चलो पहले आयनिक रेडियस आपको करा देता हूं बाद में।
हाँ तो देखो कैटायनिक रेडियस को आप यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मेरे पास सोडियम था, सोडियम के अंदर मेरे पास Z जो है वो 11 था। फिर मैंने कैटायनिक रेडियस यानी कि मैंने क्या किया, निकाल दिया, एक निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास कितना बचा, 10 बचा। बोलो सही है, इलेक्ट्रॉन मेरे पास 10 बचा, इलेक्ट्रॉन मेरे पास 10 बचा, इलेक्ट्रॉन मेरे पास 10 बचा, ये 11 बचा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इलेक्ट्रॉन की एक कमी आ गई। देखो इधर भी Z बराबर है, दोनों तरफ Z बराबर है, इलेक्ट्रॉन की एक कमी आई है, बस यही है। और Z इफेक्टिव के अंदर क्या है, जब Z इफेक्टिव मेरा कम करेगा, एक मिनट, यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हेन 11 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट 11 इलेक्ट्रॉन। हाँ, यहाँ पर एक और नया कंसेप्ट है, क्या है कि 11 प्रोटॉन्स जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। बट जब 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अच्छे से अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो साइज को थोड़ा सा कम कर लेंगे। समझ में आ रहा, बहुत अच्छे। अगर हम ऐसा ही एनायन के केस में बात करें तो एनायन में क्या होगा कि एक बढ़ेगा, जब एक बढ़ेगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ेगा उसका रीजन मैं अभी आपको बता रहा हूं। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ेगा उसका रीजन मैं अभी आपको बता रहा हूं। दोबारा से यहाँ पर देखिए, एनायनिक रेडियस, हाँ एनायनिक रेडियस जब वो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्यों बढ़ेगा, उसका रीजन ये है मेरे दोस्त, जब एक इलेक्ट्रॉन अंदर एमिट करेगा, मान लो सोडियम था मेरे पास दोबारा से, तो सोडियम के पास पहले 11 क्या थे, 11 प्रोटॉन थे। 11 प्रोटॉन पहले 11 को अट्रैक्ट कर रहे थे, फिर एक नया आया, 12वां आया, तो अब 11 प्रोटॉन 11 को अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे कि 12वें को भी अच्छे से अट्रैक्ट कर लेंगे, 11 को, सीधी सीधी बात। तो मतलब साइज बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा, मतलब कि स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं हो पाएगा और वो बढ़ जाएगा, बस यही है। और तो फिर दोबारा से चलते हैं भाइयों लौट के, हाँ यहाँ पर हम चले थे। तो ये जो Z इफेक्टिव है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ZEF के, यानी कि हाँ सही बात है, जो हमारा Z इफेक्टिव है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सीधी सीधी बात, सेम रहेगा इन दोनों का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के याद रखो, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस ये बात याद रखनी है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये एक चेंज है और कुछ नहीं है। फिर उसका ट्रेंड आपको दिखेगा, यहाँ पर बढ़ता हुआ, यहाँ पर घटता हुआ, ट्रेंड वही है। और यहाँ पर एक्सेप्शन में आपको बता दूं, पहला एक्सेप्शन है आपका कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो उसका छोटा रह जाएगा और हीलियम बढ़ जाएगा। ये हमने एक्सपेक्ट किया था, बट अगर यहाँ पर आप देखें तो ये जो हीलियम है, हीलियम का एक्स्ट्रा स्टेबल फॉर्म आ गया है। जब उसका एक्स्ट्रा स्टेबल फॉर्म आ गया है तो हीलियम का कम हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और हाइड्रोजन का बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी मैं बात करता हूं पीरियड 2 के ट्रेंड की, ठीक है। तो पीरियड 2 के ट्रेंड में मेरे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। पीरियड 2 आप समझ सकते हैं, पीरियड, ठीक है, पीरियड 2 आप कह लीजिए उसे, पीरियड 2 कह लीजिए, पीरियड 2 अच्छा लगता है कहना, ठीक है। पीरियड 2 में अच्छा है, ठीक है, उसका वो सब चीज अच्छा है कि 8 इलेक्ट्रॉन, 8 एटम्स हैं, 8 एटम्स के हिसाब से हम क्लासिफाई कर लेंगे, अच्छा अच्छे से हम कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। हमें पता था कि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है, नियोन का फुल फील्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है और ये जो नियोन है इसके बीच में चेंज आएगा। बोलो सबसे पहले चला जाएगा नियोन, फिर नियोन के बाद रह जाएगा तुम्हारा बेरिलियम। बेरिलियम का देखो 2s2। क्या हमने पीछे भी यही गलती किया था? क्या हमने बेरिलियम नहीं देखा? आपको आयनाइजेशन एनर्जी में नहीं बताया? पीरियड नंबर 2 ट्रेंड जस्ट फॉलो। जी हाँ, पिछले वीडियो में, पिछले उसमें भी हमारा थोड़ा रह गया यार, ये जो 2s2 होता है बेरिलियम का, तो बेरिलियम आगे बढ़ जाएगा पिछले में, और यहाँ पर क्या होगा, बेरिलियम पीछे घटना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे क्या पता है यार, मेरे को ये पता है कि जो जिसका रेडियस सबसे बड़ा होगा वो रेडियस सबसे बड़ा वाला पीछे आ जाएगा। तो मेरे पास सबसे बड़ा रेडियस नियोन का है, फिर नियोन के बाद मेरे को पता है बेरिलियम का 2s2 आ रहा है, तो मैंने 2s2 लगा दिया। क्यों? क्योंकि s के बाद फिर p, फिर d और फिर f। बताया ना यार, यहाँ पर बताया तो सही तुम्हें, कहाँ गया ये रहा, फैक्टर अफेक्टिंग में बताया था SPDF, ठीक है, SPDF, S में बड़ा, P में बड़ा, D में बड़ा, फिर F में बड़ा।
सो मेरे पास यहाँ पर फिर इसमें तो ये सबसे छोटा हो गया, फिर बेरिलियम आ गया, बेरिलियम एस का है इसलिए आ गया, फिर नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन थोड़ा सा बड़ा है, पी का है, ठीक है। फिर नियोन तो मेरा सबसे पहले ही चला गया, फिर सारा ट्रेंड वैसा कर। ग्रुप 14, ग्रुप 16 और ग्रुप 15, ग्रुप 17 इस सब में भी यही चीज रहता है। सब में क्या होता है, बस जो पहला वाला होता है ना, जैसे मेरे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन और क्लोरीन है। कार्बन है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन और क्लोरीन है। तो यहाँ पर ये जो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है ये आगे चले जाएंगे और ये पीछे आ जाएगा। बस एक ये छोटा सा हमारे पास चेंज आता है, ठीक है, ओके। और एक और चीज आता है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है, अच्छा एक बात तो बताओ, नीचे जाने पर घटना चाहिए था, ये ऊपर जा रहा है इसलिए बढ़ रहा है, इसलिए ये एक चेंज हो गया इनके बीच में। और ये जो हमारे पास सल्फर आएगा, सल्फर का इस पूरे ग्रुप 16 में सबसे ज्यादा क्या होता है, यहाँ पर दिखाया हुआ है, सॉरी ऑक्सीजन का सबसे कम डेल्टा EGH होता है, मतलब सबसे नीचे रखा जाएगा, बस ये है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फाइनल टॉपिक, ठीक है। तो एक टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की अट्रैक्ट करने की, बात सुनो, अट्रैक्ट करने की और लेने में बहुत अंतर होता है। ये बस अट्रैक्ट कर पाता है, उसे रिसीव नहीं कर पाता। इसलिए इसका जो है फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हमारी क्लोरीन की। फ्लोरीन क्या करता है, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्लोरीन एक्सेप्ट भी कर सकता है क्योंकि उसका रेडियस बड़ा है। जिसका रेडियस कम होगा वो अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा बट उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जो कि फ्लोरीन नहीं कर पाता। इसके भी फैक्टर अफेक्टिंग सेम है। और इसका एक तीसरा अलग फैक्टर अफेक्टिंग है जो है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 और sp के लिए, sp3 sp2 और sp के लिए। यानी कि sp3 में कितना होगा, sp3 में क्या करेगा दोस्त, sp3 में कम होगा, sp2 में जब s का पार्ट है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साथ साथ बढ़ेगा। ऐसे ही sp के साथ होगा। इसका भी ट्रेंड देख लो यार, पीरियड के अंदर क्या होता है, ये इंक्रीज होता है और ग्रुप के अंदर ये डिक्रीज होता है। अगर मैं इसके मेजरमेंट की बात करूं तो एक है पॉलिंग स्केल, पॉलिंग साहब ने ये दिया था, ठीक है। ये स्केल हम यूज करते हैं फॉर अज्यूमिंग एफ्स वैल्यू, ठीक है, फ्लोरीन का वैल्यू इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम हमेशा 4 लेते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, जब भी हम इस स्केल का यूज करेंगे तो हम क्या लेंगे, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हम 4 ले लेंगे, ठीक है, उसे कंपैरिजन के लिए लेते हैं। फिर हमारे पास ये चाय माइनस चाय बी और ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अगर आपसे बात आती है तो आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा फ्लोरीन है उसका हमें एक फिक्स लेना पड़ता है कंपैरिजन करने के लिए। ये हो गया आपका पॉलिंग स्केल। और अब हम बात करते हैं मिलिकन स्केल। मिलिकन स्केल में क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हाफ करना पड़ता है अपन लोगों को, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 2.1 हो गया हाइड्रोजन का और मेरे पास 2.5 हो गया कार्बन का, 3.0 हो गया नाइट्रोजन का और 3.5 हो गया ऑक्सीजन का, 4.0 हो गया फ्लोरीन का, 2.1 हो गया फॉस्फोरस का और ये हो गया सल्फर का 2.5, क्लोरीन का 3.0, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5। ये मैंने केवल नॉन मेटल्स का इसलिए लिया है क्योंकि नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव होता है। और अगर मैं बात करूं, ये एक मीजरेबल क्वांटिटी है, ये बात याद रखना। और अगर मैं बात करूं मेटल्स की तो मेटल्स का ये कम होता है, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सब एलिमेंट्स का एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट अभी से यहीं पर कॉपी कर लो, ठीक है। सब चीज को रटना है, ये सारा ये जो टेबल है ना ये सारा रट्टा होना चाहिए, आपको सारा रट्टा होना चाहिए। या फिर ये वाला ये जो टर्म मैं आपको बता रहा हूं ये टर्म याद होना चाहिए, है ना। ये वाला ये जो टर्म है ये याद होना चाहिए। एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, केवल आपके लिए है, ठीक है। और किसी भी अपने स्कूल के फ्रेंड को मत दिखाना, केवल आप लोगों के लिए। नहीं हम तो दिखाएंगे। यहाँ पर क्या है, मेरे पास FO है जिसको मैंने कह दिया फो, NCl है जिसको मैंने कह दिया नसल, Br है जिसको मैंने कह दिया ब्रो और ICS है ये वाला ICS जिसको मैंने ICS कह दिया और PH को मैंने PH कह दिया। फो नसल ब्रो ICS PH, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। मेरे पास फो नसल और ब्रो, यहाँ पर मेरे को देखना क्या है, नसल के अंदर देखो PH और ICS में याद रखना इन दोनों का क्या रहेगा, PH और ICS का सेम रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नसल का सेम रहेगा, बस ये याद रखना। और उधर तो आपको पता चल जाएगा कि उधर क्या है कि कम हो रहा है,
ओके, सो आई थिंक आपको ये ऑर्डर अच्छे से समझ में आया। और इसके कई सारे एप्लीकेशन है यार, मैं एप्लीकेशन की क्या बात करूं आपसे, इसके कई सारे एप्लीकेशन है। जब आगे आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है जिसको मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाना चालू भी करूंगा, उसके अंदर मैं आपको इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूज्ड द नेचर ऑफ बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, नेचर ऑफ बॉन्ड भी बता देता है, नेचर ऑफ बॉन्ड भी बता देता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस ज्यादा हुआ तो हमारा क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस कम हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। बस यही एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिसाइड करता है बॉन्ड लेंथ। व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, तो अभी मेरे पास यहाँ पर एक नोमेनक्लेचर, जी हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है और मैं आपको यही ढूंढ रहा था और यही बताने चाह रहा था कि जो नोमेनक्लेचर होता है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अच्छे से पता चल पाता है। कभी भी आपने ये गौर किया हो कि हम फ्लोरीन के आगे हाइड्रोजन ही क्यों लगाते हैं, है ना, FH क्यों नहीं लिखते, HF क्यों लिखते हैं? तो उसका रीजन अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टेट करता है जो हमारा हाइड्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है क्लोरीन के कंपैरिजन में। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 हो गया, है ना। ऐसे ही फ्लोरीन का तो 4.0 हो गया, हाइड्रोजन का 2.1 ही रह गया, इसलिए हाइड्रोजन हमने आगे लिख दिया। मतलब समझ में आ रहा है ना, जिसका कंपेरेटिविटी कम है, ठीक है ना, कंपेरेटिविटी कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसे हम आगे डालेंगे। जिसका कंपेरेटिविटी, अरे यार कंपेरेटिवली ज्यादा है, उसे हम पीछे डाल देंगे, ठीक है। कभी कभी होता है यार, जिम में 1 घंटा हो गया मुझे बोलते बोलते, हाँ नहीं तो फिर हाँ। अभी यहाँ से चालू होता है तुम्हारा पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो इसका, वरना ये चीज पढ़ने लायक तो है नहीं, ठीक है। तो मैं बताने लायक तो है नहीं, इधर से क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है, चिंता मत करना। डेंसिटी वगैरह वगैरह ये फालतू का है, ठीक है। मैंने नोट्स में डाला हुआ है, मैं नोट्स जब आपको दूंगा तो आई थिंक मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में बस भाई इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे, बोलो क्या करने वाले हैं भाई अगले वीडियो में, सभी बोलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी एंडिंग हो गया इस वीडियो का भी आखिरकार 1 घंटा 17 मिनट के अंदर, है ना। हैप्पी एंडिंग, ठीक है, खत्म हो चुका है अब ये वीडियो। अब आप लीव कर लीजिए क्योंकि मैं भी अभी लीव ही कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।